नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम सभी क्लास 9th हिंदी जो हम पहला चैप्टर दो बैलों की कथा पढ़ रहे थे उसका तीसरा पार्ट हम देखते हैं। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि बैलों को मवेशी खाने में बंद किया जाता है, जहाँ पर कई जानवर पहले से वहाँ पर मौजूद थे, बंद थे, जैसे बकरियाँ, घोड़े सभी मुर्दे की तरह पड़े हुए थे। खाने के लिए वहाँ कुछ नहीं दिया जाता था। जब खाने के लिए नहीं मिला तो बैल विद्रोही स्वभाव के हो गए। दोनों ने चाहा कि अब ये हम दीवार तोड़ दें, कच्ची दीवार थी तो दीवार तोड़ दें और यहाँ से भाग जाएं, इन जानवरों को भी हम बाहर निकाल दें। तो कच्ची दीवार तोड़ने की सलाह की तो हीरा अपने सींगों से प्रहार करता है, दीवार पर प्रहार किया उसने और तोड़ना आरंभ कर दिया। जब वहाँ के चौकीदार ने उसको ये कार्य करते देखा तो काफ़ी डंडों से पीटा उसको और मोटी रस्सी से उसको बांध दिया गया। उसके बाद मोती दीवार पर टक्कर मारने लगा। मोती ने टक्कर मारना शुरू कर दिया। वह आधी दीवार गिरा देता है। जो वहाँ पर घोड़ी, बकरियाँ इत्यादि जो जानवर थे सभी भाग जाते हैं, लेकिन कुछ गधे भी थे वहाँ पर, वो खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई तुम क्यों नहीं भागते हो? जब बैलों ने कहा कि तुम भी भागो तो गधे कहते हैं कि अगर हमें दोबारा पकड़ लिया गया तब तो और फिर मार करेगी, इसलिए हम नहीं जाएंगे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ना चाहता था कि इसकी गले में रस्सी बन गई है, इसकी रस्सी तोड़ दें तो हम भी भाग जाएं। लेकिन हीरा कहता है उसे वहाँ से जाने के लिए, मोती से कहता है कि हे मोती तुम यहाँ से चले जाओ, तुम तो अपनी जान बचा लो, हमारे गले में तो रस्सी है, हम तो जा नहीं पाएंगे, तुम जा सकते हो इसलिए तुम चले जाओ। लेकिन मोती उसे छोड़कर नहीं जाता है, वो नहीं जाता है उसको छोड़ करके। हीरा उसे कहता है कि तुम्हें मार पड़ेगी, तो मोती कहता है कि 9-10 प्राणियों की हम लोगों ने जान बचा ली, वे सब हमको आशीर्वाद देंगे। मोती गधों को सींगों से मार मार करके भगा देता है और स्वयं हीरा के पास आकर के सो जाता है। सुबह होने पर वहाँ खलबली मच जाती है। जब देखा कि सारे जानवर यहाँ से भाग गए, ये दीवारें टूट गई हैं, तो खलबली मच गई। तो मोती की खूब पिटाई की गई, खूब पिटाई हुई, उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। अब आगे क्या होता है ये सुनिए। इस तरीक़ा से 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे रहे। अब देखिए अगला टॉपिक शुरू होता है, पार्ट 3। दोनों मित्र यानी कि हीरा मोती 1 सप्ताह तक वही कांजी हाउस में बंद रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी उनको नहीं दिया, एक तिनका भी चारे का उनको नहीं दिया गया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, एक बार दिन में बस उनको पानी दे दिया जाता था। यही उनके जीने का आधार सिर्फ रह गया था। तो जब भोजन नहीं मिलता था तो बेचारे खाना के अभाव में दोनों बैल बहुत दुर्बल हो गए थे कि उनसे उठा तक नहीं जाता था। उनकी ठठरियाँ निकल आई थीं, यानी कि हड्डियों का ढांचा उनका निकल आया था। अब एक दिन की बात है, वो क्या है आप सुनिए ध्यान से। एक दिन की बात है कि बाड़े के सामने, जहाँ पर काजी हाउस में बाड़े में जो बंद थी ये हीरा मोती, उसके सामने डुग्गी बजने लगी और देखा कि दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए बाहर, बाड़े के बाहर 50-60 आदमी जमा हो जाते हैं। तब दोनों मित्र निकाले गए। अब दोनों मित्रों को निकाला गया और उनकी देखभाल होने लगी। दोनों बैलों को देखने लगे लोग बाग जो इकट्ठे हो गए थे, 50-60 आदमी लोग आकर के उनकी सूरत देखते। वो बिल्कुल कमज़ोर बेचारे दोनों बैल हो गए थे क्योंकि खाना पीना उनको मिल नहीं रहा था। उनकी सूरतें देखते और मन फीका करके चले जाते कि ये तो भले मृत बैल हैं, मरे हुए जैसे लग रहे हैं, बताओ तो इन बैलों को कौन खरीदेगा, कैसे ये हमारे खेतों में काम करेंगे। इसलिए कोई उनको खरीद नहीं रहा था। अचानक सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर थी, कठोर मुद्रा, गुस्सा वाला चेहरा उस आदमी का था जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद करके मुंशी जी से बातें करने लगा। देखा उसके टटोला उस बैलों को और बातें करने लगा मुंशी जी से। उसका चेहरा देख करके अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। दोनों मित्र यानी हीरा मोती उसकी शक्ल देख करके दढ़ियल आदमी की डर गए, कांपने लगे कि ये बहुत भयंकर आदमी लग रहा है।
कौन है वह और क्यों टटोल रहा है हमें, ये एक दूसरे से प्रश्न कर रहे कि ये आदमी कौन है और हम दोनों को क्यों टटोल रहा है। इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा। भीत माने होता है डरे हुए निगाह से एक दूसरे की तरफ देखा दोनों बैलों ने, और सिर झुका लिया, अपना सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, बेकार हम लोग गया के घर से भागे, अपने बचाव के लिए हम भागे, बताओ तो और आफत में पड़ गए, अब जान ना बचेगी, लगता है कि अब तो हम लोग मारे जाएंगे, अब हमारी जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, अरे कहते हैं कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, भगवान बहुत दयालु हैं, सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आएगी, जरूर हमारे ऊपर वो दया करेंगे। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे, इस दड़ियल आदमी के पास रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में, जो हमें वहाँ गया के यहाँ रोटी खिलाने आया करती थी, उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे? यह तो दूसरा मित्र कहता है, दूसरा बैल कहता है कि यह आदमी छुरी चलाएगा, लगता है हम पर छुरी चलाएगा, देख लेना, बहुत दुष्ट आदमी है ये, तो क्या चिंता है? बैल कहता है, दूसरा हीरा कहता है, तो क्या चिंता है, हमारा मांस, हमारी खाल, सींग, हड्डी सब किसी ना किसी के काम आ जाएगी, हम परमार्थ के लिए मर जाएंगे, दूसरों की सेवा के लिए मरेंगे। नीलाम हो जाने के बाद तो उन दोनों बैलों की, हीरा और मोती की नीलामी हो जाती है। अब दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले जाते हैं, दड़ियल उनकी रस्सी पकड़ता है और ले चलता है अपने घर की तरफ। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, अंदर से बहुत भयभीत हो रहे थे, दोनों बैल कांप रहे थे, बेचारे पांव तक उठा नहीं सकते थे, पांव भी उनके डर के मारे उठ नहीं रहे थे, पर भय के मारे कि अगर पैर नहीं उठाएंगे तो ये हमें मारेगा पीटेगा, तो भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे। क्योंकि वह जरा भी अगर धीमी चाल वो बैल करते थे ना, थोड़ी ही धीमी गति अपने चाल की कर देते तो जोर से डंडा वो दड़ियल आदमी उनके पीठ पर जमा देता, यानी कि मार भी घल रही थी, इसलिए बेचारे जबरदस्ती आगे की तरफ बढ़ रहे थे। अब आगे बढ़ते जा रहे थे, राह में गाय बैलों का एक रेवड़, रेवड़ माने होता है झुंड, गायों का झुंड, बैलों का झुंड, ठीक है, हरे हरे हार में यानी खेत में चरता नजर आया, खेत दिखाई दे रहे थे, उनमें गायों के, भैंसों के, जानवरों के झुंड चर रहे थे, और सभी जानवर बड़े प्रसन्न थे, जो चर रहे थे खेतों पर, बहुत प्रसन्न मुद्रा में वो जानवर दिखाई दे रहे थे, चिकने चपल, बहुत स्वस्थ लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। कोई उछलता था, कोई जानवर वही खेत में उछल रहा था, कोई आनंद से बैठा पागुर कर रहा था, पागुर माने होता है जैसे बैल जानवर बैठ करके अपना मुँह चलाते रहते हैं, तो कोई जानवर पागुर कर रहा था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। एक बैल कहता है, कितने स्वार्थी ये लोग हैं सब, किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई, हम हीरा और मोती, अरे इन्हीं के तो परिवार के हैं, हम भी जानवर हैं, ये भी जानवर हैं, ये कितने खुशी खुशी भोजन कर रहे हैं, और ये नहीं सोच रहे कि इनके दो भाई बधिक के हाथ कैसे दुखी पड़े हुए हैं, कैसे दुखी भाव से चले जा रहे हैं। तो ये बातें सोचते हुए दोनों बैल चले जा रहे थे कि अचानक सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है, ये रास्ता जिससे हम गुजर रहे हैं ये जान परिचय वाला रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था, पता कर लिया कि इसी रास्ते से गया उनको ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे, जिस गांव से, जिस रास्ते से गया उनको ले गया था, यानी कि झूरी के घर से, उसके मालिक के घर से। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, जब परिचित वाला रास्ता समझ में आने लगा कि ये तो हमारे परिचित का रास्ता है, तो उनकी चाल अत्यंत अपने आप तीव्र होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अब एक बैल दूसरे बैल से कहता है, यह लो अपना ही हार आ गया, अपना ही खेत आ गया, अब तो इसी कुएं पर हम फुर चलाया करते थे, आया करते थे, हमारा मालिक झूरी हमको इसी कुएं के पास ले आया करता था, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नजीक आ गया, लगता है कि हमारा घर, हमारे मालिक का झूरी का घर अब नज़दीक है। हीरा बोला,
हीरा कहता है मोती से कि भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, मुझे रास्ता पता चल गया, हमारे घर का ही रास्ता है ये, इसे मैं मार गिराता हूँ, इस दढ़ियल आदमी को मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, जल्दी, जहाँ पर हमारा मालिक हमको बांधा करता था, चलिए हम उसी थान पर चलते हैं, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। अब दोनों उन्मत्त होकर के, बड़ी प्रसन्नता आ गई दोनों के मन में, अपना घर देख करके, अपना रास्ता देख करके, तो दोनों उन्मत्त होकर के बड़ी मौज के साथ, नशे के साथ बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। इस तरीक़ा से वो दौड़ते हैं, चलने लगते हैं कि जैसे बछड़े उछलते हैं, उछल उछल करके चलते हैं। वह हमारा थान है। एक बैल ने कहा, देखिए हमारा थान आ गया, जहाँ पर हम बांधे जाते थे। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए, जहाँ पर झूरी काका उनको बांधा करते थे, उसी थान पर दोनों बैल आ गए और खड़े हो गए। दढ़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा, उनका हाथ छुड़ा करके, रस्सियाँ छुड़ा करके ये बैल भाग गए थे। जब बैल भाग रहे आगे आगे, तो बेचारा वो दढ़ियल आदमी भी पीछे पीछे इनको पकड़ने के लिए भागने लगा। वो आकर के दोनों बैल अपने मालिक के थान पर खड़े हो गए। जिस समय ये बैल आए तो झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। सुबह का वक्त था, हल्की हल्की धूप निकल आई थी, तो धूप में बैठा हुआ आनंद ले रहा था। जहाँ से उसने अपने बैल हीरा और मोती को देखा, तो बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। दोनों बैलों को गले लगा लिया उसने। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। मित्रों की आंखों से, जब मालिक उनको मिल गया, उनका झूरी मिल गया उनको, बैलों को, हीरा मोती को, तो बैलों की आंखों से भी आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था एक बैल, इतने प्रसन्न थे अपने मालिक को देख करके। एक बैल झूरी का हाथ चाटने लगा। उतने में ही वो दढ़ियल आदमी जो बैलों को खरीद करके ले आया था, वो दढ़ियल ने जाकर के बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली उन हीरा मोती के बैल। तो झूरे ने कहा कि भाई तुम हमारे बैलों की रस्सियाँ क्यों पकड़े हो, ये तो बैल मेरे हैं, हमारे बैल हैं ये। तो वो दढ़ियल आदमी कहता है, वाह भाई वाह, तुम्हारे बैल कैसे हैं ये? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, मैंने इनको नीलामी में ख़रीदा हुआ है, पैसे दे करके इनकी नीलामी हो चुकी है, ये बैल अब मेरे हैं। मैं तो समझा हूँ कि चुराई लिए आते हो, मुझे नहीं पता कि नीलामी हुई तो क्या ही, तुम मेरे बैल को चुरा करके ले जा रहे हो, चुपके से चले जाओ यहाँ से। झूरी ने कहा दढ़ियल आदमी से कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा, मैं इनका मालिक हूँ, जब मैं बेचूंगा तभी ये बैल बेचे जाएंगे। किसी को मेरे बैल की नीलामी करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अख्तियार नहीं है। कैसे तुम्हारे बैल हैं, कैसे कोई मेरे बैलों की नीलामी कर सकता है? मैं जब नीलामी करूँगा, इनको बेचूंगा, तभी ये बैल बेचे जाएंगे। जाकर के थाने में रपट कर दूंगा, अभी तुम्हारी जाकर के थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत है, समझ लो कैसे मेरे बैल हैं। इसका सबूत भी तुम्हारे सामने कि ये आकर के मेरे दरवाजे पर ही खड़े हो गए, मेरे दरवाजे पर ही ये बैल खड़े हुए हैं, इसलिए मेरे बैल हैं ये। तो जब झूरी ने इतने शब्द कहे तो दढ़ियल झल्ला करके बैलों को ज़बरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए बढ़ा। दढ़ियल आदमी जो था, जो नीलामी करके इन बैलों की लाया था, झल्ला करके बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। रस्सियाँ पकड़ी और खींचने लगा अपनी तरफ। उसी वक्त जब खींचने लगा वो रस्सियाँ, तो मोती नामक बैल ने सींग चलाया उस दढ़ियल आदमी पर। तो दढ़ियल पीछे हट गया डर के मारे कि ये सींग ना मार दे, डर के कारण वो थोड़ा पीछे हट गया। मोती ने पीछा किया उसका, तो दढ़ियल भागा, आगे आगे दढ़ियल भाग रहा, पीछे पीछा करता हुआ मोती भाग रहा उसको मारने के लिए। मोती पीछे दौड़ा, गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। जब गांव के बाहर तक दौड़ा दिया उसने उस दढ़ियल आदमी को, तब वह रुका। पर खड़ा दढ़ियल का रास्ता देख रहा था कि अगर नज़दीक आएगा तो फिर इसको मैं परास्त कर दूंगा, गिरा दूंगा अपने सींगों से। तो बैल के काफ़ी दूर दढ़ियल आदमी वो खड़ा हुआ, और दूर खड़ा हुआ उन बैलों को धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था वो उन बैलों पर, हीरा मोती पर। और मोती विजयी सूर की भांति कि हमने इसको पछाड़ दिया, परास्त कर दिया, विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके हुए खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दढ़ियल हार करके चला गया, बैल उसके साथ नहीं गए, हार करके जब वो चला गया, तो मोती अकड़ता हुआ लौटा, बड़ी प्रसन्नता के साथ अकड़ता हुआ लौटा।
तो हीरा कहता है मोती से, हीरा ने कहा कि मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसको मार ना बैठो, उसको मार ही ना डालो, उसको गिरा ना दो, पटक ना दो। तो हीरा कहता है कि अगर वह मुझे पकड़ता, मेरी रस्सी छूता, तो मैं बेमारे न छोड़ता, उसको मार ही डालता, उसको पटक ही देता अगर वो मेरी रस्सियाँ छूटा। अब ना आएगा, इतना भयभीत होकर के डरा करके मैंने भगा दिया, अब वो आएगा नहीं। आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा मैं उसकी, उस दड़ियल आदमी की दूर से ही खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है हम लोगों को, जो गोली मरवा दे। अगर दूर से ही वो गोली मार दे हम लोगों को, मर जाऊंगा, पर उसके काम तो नहीं आऊँगा, उसका काम मैं नहीं करूँगा, भली हमारी जान चली जाए। ये मोती कहता है हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता है। बताओ तो, हम जानवर हैं तो क्या कोई भी हमको ले जाए? हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में, थोड़ी ही देर हुई तो उसने, झूरी ने क्या किया, जरा देर में, थोड़ी सी देर में ही नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया, सब कुछ भर दिया। और दोनों मित्र बड़ी प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ अपने मालिक का दिया हुआ वो खाना खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, उनकी पीठ पर, उनके गले पर हाथ फेर रहा था झूरी। और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे, मोहल्ले के आसपास के लड़के वहाँ पर जमा हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे, वो सब खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम हो रहा था। उत्साह मतलब उत्साह, उत्साह जैसा माहौल पूरे गांव में बन गया था। उसी समय मालकिन ने भी, यानी कि झूरी की पत्नी ने भी आकर के दोनों के माथे चूम लिए कि वास्तव में ये बैल हमारे परिवार से कितना लगाव करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। बताओ तो कितना कष्ट सह करके ये भागे हुए अपने घर पर आ गए। तो ऐसे हीरा मोती की कहानी को मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है, जो यहाँ पर हुई। यानी कि इस जो टॉपिक हमने बताया, इसका फिर से एक बार आप सारांश सुन लीजिए। लेखक कहता है कि दोनों बैलों को 1 सप्ताह तक भूखा रखा गया। दिन में केवल 1 बार उनको पानी पिलाया जाता था, जिस कारण वो बैल बहुत कमज़ोर हो गए थे। एक दिन उन बैलों को नीलाम कर दिया गया, नीलामी लगा दी गई। एक दड़ियल, डरावनी शक्ल का आदमी उन्हें खरीद लेता है, उन बैलों को। हीरा और मोती दोनों भयभीत होकर भगवान को याद करते हैं कि भगवान अब आप ही हमारी रक्षा करेंगे, आप ही सहायता करेंगे। उन दोनों को भगवान पर भरोसा है कि हमारी भगवान ने हर बार सहायता की, तो अब इस दड़ियल आदमी से भी भगवान हमारी सहायता करेंगे। उस दड़ियल के भय से दोनों हिम्मत ना होते हुए भी भाग रहे थे कि अगर नहीं चलेंगे इसके साथ, पैर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये हमें मारेगा, पीटेगा। अचानक उनको जिस रास्ते से वो दड़ियल आदमी लेवा जा रहा था बैलों को, वो रास्ता उनको मालूम जैसा लगा कि ये रास्ता हमारा जाना पहचाना सा लगता है। तो सारी उनकी थकान दूर हो गई, दोनों की चाल तेज हो गई। अपने गांव के आने पर जहाँ से देखा कि अरे ये तो हमारे गांव का ही रास्ता है, तो दोनों भाग करके अपने झूरी की उस स्थान पर जहाँ उनको बांधा करता था उनका मालिक झूरी, वहाँ पर आकर के खड़े हो जाते हैं। झूरी अपने बैलों को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा खुश होता है, और खुशी के मारे उसके आंसू भी बहने लगते हैं, रोने लगता है। दड़ियल आकर के बैलों की रस्सी पकड़ लेता है। झूरी उसे बैल नहीं ले जाने देता। वो कहता कि ये हमारे बैल हैं, कैसे तुमने नीलामी कर ली है इसके, कैसे खरीद लिया? जब हम बेचेंगे तभी ये बिकेंगे, कैसे हमारे बैलों को कोई और बेच देगा? जब वह बैलों को ज़बरदस्ती ले जाना चाहता है तो मोती उसे सींग मारता है, उसका पीछा करता है, काफ़ी दूर तक उसको रगेद आता है। दड़ियल डर करके भागता है कि हमें मार ना दे, और गांव के बाहर पहुंच करके उसको गालियां देता है, पत्थर फेंकता है। इस तमाशे को देख करके गांव के लोग हंसते हैं, सभी बच्चे वहाँ के मोहल्ले के पड़ोस के हंसने लगते हैं ये तमाशा देख करके। दड़ियल वहाँ से चला जाता है। हीरा और मोती मूक वार्तालाप करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं। थोड़ी देर में ही उनके खाने का प्रबंध उनका मालिक झूरी कर देता है। झूरी दोनों को सहलाने लगता है। उनकी पत्नी आकर के भी दोनों को प्यार से चूमती है, उनके माथे चूम लेती है। तो ये पाठ था। अब इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, है कि नहीं, इनको आप सुन लीजिए, जिससे आपकी पेपर में अगर पूछे जाएं तो आप लोग लिख सकें। जैसे पहला प्रश्न आता है, ध्यान से सुनिए अब आप लोग। काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो उत्तर है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी
क्योंकि वहाँ की दीवारें कच्ची थीं। सुनिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। हाजिरी पशुओं की क्यों ली जाती थी काजी हौश में? क्योंकि दीवारें कच्ची थीं और अलग अलग तरह के पशुओं को उसमें बंद किया गया था। कई प्रकार के पशु वहाँ पर बंद थे। वहाँ यह भय बना रहता था वहाँ के लोगों को, रखवाली करने वाले लोगों को, कि कोई पशु दीवार को गिरा करके भाग ना जाए या कोई पशु मर ना जाए, इसलिए रोज उन पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। बन जाएगा ना कि कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? काजी हौश की दीवारें कच्ची थी, लोग बागों को भय था कि कोई दीवार गिरा करके कोई पशु जानवर भाग ना जाए या कोई जानवर मर ना गया हो, इसलिए रोज उनकी हाजिरी ली जाती थी। ठीक, चलिए अब दूसरा प्रश्न। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? क्यों प्रेम उमड़ आया बैलों के प्रति? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो देखिए, जैसी बैलों की स्थिति थी वही स्थिति उस बच्ची की थी। छोटी बच्ची गया के भाई, जो गया का एक भाई था भैरव नाम का भाई था गया का, उसकी लड़की थी ये। और उस बच्चे की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसकी थी, यानी उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। तो सौतेली माता बेमाता जैसा व्यवहार उस बच्ची के साथ करती थी। वह बैलों की बुरी दशा देखती, सोचती थी वो बच्ची की जो माँ हमारे साथ व्यवहार करती है, बुरा व्यवहार हमारी सौतेली माँ हमारे साथ करती है, वही व्यवहार इन बैलों के साथ किया जाता है। तो उसको आत्मीयता आ गई कि जो कार्य हमारे साथ होता है, जो व्यवहार हमारे साथ किया जाता है, वही व्यवहार हमारे इन बैलों के साथ किया जाता है। इसलिए आत्मीयता का भाव उत्पन्न हो गया है कि नहीं? तो इस कारण से ही उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न अगर पूछ दिया जाए, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति अच्छे मूल्य उभर करके आए हैं? तो देखिए, किसी भी प्राणी को उसके सीधेपन और सहिष्णुता के कारण बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। कोई भी जानवर हो, कोई भी प्राणी हो, अगर वो सीधा है, उसके सीधेपन के कारण, उसके सहिष्णुता के कारण, अच्छे व्यवहार के कारण उसे बेवकूफ़ ना समझें। ठीक है कि नहीं? छोटा सा छोटा व्यक्ति भी उसका महत्व होता है, उनको हम बेवकूफ़ ना समझें। एक पॉइंट ये लिख सकते हो आप लोग। दूसरा, नारी का समाज में विशेष स्थान है। ये टॉपिक भी आया था जब बैलों ने कहा था कि नहीं, हम नारी जात पर सींग नहीं चलाएंगे। तो नारी का समाज में विशेष स्थान है, इसलिए पशु भी उन पर प्रहार करना उचित नहीं समझते हैं। ये भी एक नीति विषयक मूल्य है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा कौन सा? प्रत्येक प्राणी को अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। जैसे बैलों ने कहा था ये हमारा धर्म है, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। तो प्रत्येक प्राणी को अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। चौथा पॉइंट, एकजुट होकर के बड़ी से बड़ी मुसीबत का समाधान सरलता से किया जा सकता है। अगर एकजुट होकर के हम कार्य करें तो बड़ी सरलता से कोई हम समाधान निकाल सकते हैं। चौथा अगला पॉइंट, परास्त हुए शत्रु पर दया भाव रखना चाहिए। कोई परास्त हो गया है हमसे तो उस पर हम दया भाव रखें। भलाई का परिणाम हमेशा भला होता है। ये पॉइंट भी नीति विषयक है। विपत्ति के समय में सच्चे मित्र की पहचान होती है, कष्ट के समय में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। समर्पण भाव प्रत्येक प्राणी को महान बनाता है। समर्पण, एक दूसरे के प्रति हम समर्पित हैं, ये भाव प्राणी को महान बनाता है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट आप लिख सकते हैं कि बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर करके आए हैं। ये सारे पॉइंट अच्छे हैं जो हमें सीखने चाहिए। अगला, ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है कि किन घटनाओं से पता चलता है, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं कि जिन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। वो कौन कौन से कारण से, कौन कौन सी घटनाएं ऐसी हुई इस पाठ में कि जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती गहरे दोस्त थे। तो देखिए, प्रस्तुत कहानी में अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हीरा और मोती की गहरी दोस्ती का पता चलता है कि वो पक्के दोस्त थे, गहरे दोस्त थे। उन दोनों में ऐसी गुप्त शक्ति थी कि एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। ऐसी शक्ति थी उनके अंदर कि मूक भाषा में विचार विनिमय कर लेते थे, एक की बात दूसरा समझ जाता था। दोनों एक साथ उठते थे, दोनों एक साथ बैठते, यहाँ तक कि नांद में भी जब उनको भोजन दिया जाता, खली चुनी इत्यादि, तो नांद में भी एक साथ मुँह डाला करते थे दोनों बैल।
और एक साथ ही हटाते थे, तो ये प्रेम भाव है कि नहीं। ये कारण लिख सकते हो, ये पॉइंट लिख सकते हो कि गहरी दोस्ती थी। दूसरा पॉइंट, कैसे पता चलता है कि गहरी दोस्ती थी? एक बार झूरी का साला गया, दोनों बैलों को अपने साथ ले गया, दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। वहाँ वे दोनों सलाह बना करके रस्सियाँ तोड़ करके वापस झूरी के घर की आ जाते हैं, झूरी के घर वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन गया, उन्हें फिर ले जाता है और वह उन्हें हल में जोतता है। तो वे दोनों सलाह बनाकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते, एक कदम भी। दोनों सलाह है, यानी कि इतने अच्छे दोस्त थे, अगर एक की सलाह ऐसी होगी दूसरा उसका पालन करता था। तो ये पॉइंट भी लिख सकते हो। अगला पॉइंट, एक बार जब हीरा और मोती गया के घर से भागे तो रास्ते में उन्हें एक भयंकर सांड दिखाई दिया, जिससे उनको भिड़ना पड़ा। वहाँ पर उन दोनों ने मिलकर के सांड को बुरी तरह से परेशान कर दिया और उसे तब तक भगाते रहे जब तक कि वो बेचारा बेदम होकर के गिर नहीं पड़ा। मटर के खेत में मोती के पकड़ जाने पर, मटर के खेत में जब मोती को पकड़ लिया गया वहाँ के मालिक ने, तो हीरा भी यही सोच करके वहाँ आ गया कि फंसेंगे तो हम दोनों फंसेंगे। अगर एक हमारा मित्र कष्ट में है तो हम बच करके नहीं जाएंगे, हम भी उसका साथ देंगे। जब प्रसन्नता में, अच्छे कार्यों में हमने साथ दिया है कि नहीं, तो बुरे समय में भी हम साथ में रहेंगे। तो ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि पक्की दोस्ती थी। अगला पॉइंट, काजी हौस में दीवार गिराने का प्रयास करने पर, जब दीवार गिराने का प्रयास किया तो हीरों को डंडे से मारा गया। जो हीरा बैल था उसके डंडों से पिटाई की गई और मोटी रस्सी से उसको बांध दिया जाता है। तो मोती उस दीवार को गिराता है और वहाँ के पशुओं को भागने में मदद करता है। हीरा जब उसे भी भाग जाने के लिए कहता है कि मैं तो बंधा हुआ है, तुम भाग जाओ, तो वह कहता है कि मुझे तुम इतना स्वार्थी समझते हो हीरा। वहीं आकर के उसके पास हो जाता है, वो नहीं भागता है अपने मित्र को छोड़ करके। तो इस पॉइंट से भी पता चलता है कि दोनों बैलों में पक्की दोस्ती थी। अगला पॉइंट, एक दढ़ियल आदमी काजी हौस की नीलामी से उन दोनों को खरीद करके ले जाता है। चलते चलते जब उन्हें रास्ते का पता चलता है, जाना पहचाना लगता है, तो दोनों मित्र वहाँ से भाग खड़े होते हैं और झूरी के घर आकर के रुक जाते हैं। दढ़ियल आदमी वहाँ आता है तो मोती उसे भगा देता है। ठीक, तो ऐसे कुछ और भी पॉइंट लिख सकते हैं कि जब उनको हल में जोता जाता है दोनों बैलों को, तो दोनों बैलों की ये इच्छा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा भार हमारे कंधे पर रहे, हमारे मित्र के कंधे पर ना रहे भार। तो इन सारे पॉइंट से पता चलता है कि इन बैलों में पक्की दोस्ती थी। अच्छा, एक प्रश्न और सुन लीजिए। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? किसान जीवन वाले समाज में, लेकिन किसानी का कार्य करने वाले, तो किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध, पशु और मनुष्य में क्या संबंध है, कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है उस संबंध को आप बताइए। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य जो है इनमें घनिष्ठ संबंध बताया गया है। घनिष्ठ संबंध होता है आपसी लगाव के कारण दोनों का एक दूसरों के बिना रहना दुखदायी हो जाता है। यानी कि मनुष्य जानवरों पर भी आश्रित है और जानवर मनुष्यों पर आश्रित हैं। झूरी जब अपने दोनों बैल हीरा मोती को अपने से अलग करता है तो वह बड़ा बेचैन होता है, बेचैन हो जाता है जब अपने बैलों को विदा करता है, दुखी होता है। तो इतना लगाव जानवरों से इंसान का हो जाता है। और हीरा मोती भी उसके विषय में उल्टा ही सोचते हैं, लेकिन जब हीरा और मोती भाग करके वापस आ जाते हैं अपने मालिक झूरी के पास में, तो वह प्रसन्न हो जाता है। तरह तरह के दुख उठाने और बिकने के बाद भी हीरा और मोती अपने पहले मालिक झूरी को छोड़ करके वो कहीं नहीं जाते हैं। किसान अपने पशुओं का परिवार के सदस्यों के समान ही स्नेह और देखभाल करता है। जो किसान होते हैं भले वो उसके जानवर हैं, उनको अपने परिवार के सदस्यों की भांति उनकी देखभाल करता है। तो पशु भी आत्मीयता युक्त भाव से स्नेह के बंधन में बंध करके सदैव उसके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे काफ़ी प्रश्न हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप सुन लीजिए। कौन सा प्रश्न है? लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। एक बैल कहता है दूसरे से कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। लेखक ने हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति किस सामाजिक विडंबना को इंगित किया है कि ऐसा उसने क्यों कहा, क्या कारण है? तो सुनिए, हीरा के उपरोक्त कथन के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि प्रेमचंद्र
नारी को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी जिन्होंने इस पाठ को लिखा है, ये शब्द उन्होंने इसलिए डाला कि वो नारियों के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। नारी स्वयं को अनेक रूपों में ढालकर अपने उत्तरदायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वाह करती है। यह अलग बात है कि परिस्थितिवश उसके स्वभाव में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाए, अलग बात है ये कि परिवर्तन आ जाए। ऐसे में उसे हीन दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। माना कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान समाज है, फिर भी प्रेमचंद्र ने नारी को, जो नारी जाति है, उसको त्याग, श्रद्धा और प्रेम की साकार मूर्ति के रूप में स्वीकार किया है। तो नारियों का सम्मान, ठीक है कि नारियों का सम्मान हमारे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में बताया गया है कि नारियों का सम्मान हमें करना चाहिए। ये बैल जानवर भी ये कह रहे हैं, इसलिए मुंशी प्रेमचंद्र जी ने इस बात को यहाँ पर उकेरा है, क्योंकि नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वह, नारियों का सम्मान करना हमें सीखना चाहिए। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत होती है आप बराबर पूछते रहिए। धन्यवाद।